हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स इंटेलिजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 10 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और इस चैप्टर नंबर 11 का भी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 का बचा हुआ जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, जो कि आखिरी चैप्टर है इस क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 11। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर में हमें ऑलमोस्ट 25 टॉपिक्स कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं वहाँ पे जहाँ से आज की टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग। पेंटिंग्स, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में ही बताया जा रहा है अजंता को ढूंढना है। ठीक है, फाइंड अजंता ऑन मैप। तो मैं आपको पहले अजंता दिखाता हूँ। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अजंता है इस जगह पे। लेट मी शो यू, ये देखिए इस जगह पे अजंता है। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सेकंड जो पॉइंट है कि ये वो जगह है, ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ठीक है, यानी ये वो जगह है जहां पर पहाड़ियों को कट करके, ठीक है, गुफाएं वगैरह बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ मोस्ट ऑफ दीज, और उनमें से जो गुफाएं बनाई गई थी उनमें से ज्यादातर क्या थी, मोनास्ट्रीज थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो बनाई गई थी। ठीक है, एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, उनमें से कुछ जो थे वो डेकोरेट किए गए थे, ठीक है, पेंटिंग्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर, हेयर आर सम एग्जांपल्स। ओके, तो उसमें जो चीज बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जैसे कि केव का जो अंदरूनी हिस्सा था वो जाहिर सी बात है अंधेरा था, वहां पर रोशनी नहीं थी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो ज्यादातर जो पेंटिंग्स हुई, जो बनाई गई, वो टॉर्च की रोशनी में बनाई गई थी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, The colors which are vivid even after 1500 years were made of plants and minerals। यानी अगर रंगों की बात करें तो 1500 साल के बावजूद भी वो देखने में बिल्कुल फीका नहीं लगता, वो बिल्कुल अच्छा दिखता है कि हाँ मतलब सही है। ठीक है, और अंदाजा लगाया जाता है कि वो प्लांट्स और मिनरल्स के मिक्सचर से वो बनाया गया था, वो तैयार किया गया था, वो रंग जो इस्तेमाल किया गया था। सिक्स्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। यानी जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, ये जो पेंटर थे वो कौन पेंटर थे, किन्होंने मतलब बनाया, उनका नाम क्या था, इसके बारे में अभी तक हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, अभी वो अननोन है। चलिए यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, यानी किताबों की दुनिया। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि कुछ बहुत ही बेहतरीन बेस्ट नोन जो एपिक्स जो है जो लिखी गई थी वो इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बताया जा रहा है एपिक्स के बारे में कि एपिक्स क्या चीज होती है। एक ग्रैंड और लॉन्ग कंपोजिशन, यानी लंबी और बड़ी रचना होती है ये, और इसमें किसी पर्टिकुलर मैन या वुमन के बारे में उसको इसका एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी उसको एक हीरो के तौर पे दिखलाया जाता है। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, और इसमें गॉड्स यानी भगवान की भी स्टोरी, उनकी उनसे रिलेटेड कहानियां वो भी उसमें इंक्लूड होती हैं। सॉरी, जो थर्ड पॉइंट है उसमें एक फेमस तमिल एपिक के बारे में बात हो रही है, शिलापदिकरम। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में द एंकल ब्रेसलेट कह सकते हैं। ठीक है, ये कंपोज किया गया था एक पोएट के जरिए जिसका नाम था इलांगो, कंप्लीट नाम था बाय प्रिंस एलांगो एडिगल। ठीक है, प्रिंस एलांगो एडिगल उसका कंप्लीट नाम था, और ये कंपोज किया गया, इसकी रचना हुई तकरीबन 1800 साल पहले। ठीक है, फेमस तमिल एपिक, उसका नाम शिलापदिकरम। किस पोएट ने इसको कंपोज किया था, उसका नाम था इलांगो। कब किया था, तकरीबन 1800 साल पहले। क्लियर है। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है उस शिलापदिकरम के बारे में कि ये जो था ये एक स्टोरी थी, इसमें एक कहानी थी। ठीक है, किसकी कहानी थी, एक मर्चेंट की, जो जिसका नाम था कोवलन, जो पुहार में रहता था, और उसको जो है मोहब्बत हो जाती है एक कॉर्टिसन से। ठीक है, जिसका नाम माधवी होता है। ठीक है, जैसे दरबार में जो रहती है ना लेडीज, उनसे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही, कॉर्टिसन। ओके, नेम्ड उनका नाम था माधवी। तो कोवलन जो मर्चेंट था वो मोहब्बत करने लगा माधवी से, जबकि उसकी वाइफ थी। ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को इग्नोर कर दिया। उसकी वाइफ का नाम था कन्नगी। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट वो बताया जा रहा है कि बाद में क्या हुआ, वो जो है जो कोवलन जो मर्चेंट था, ठीक है, उसने और कन्नगी ने जो कि कॉर्टेसन थी, तो इन दोनों ने ये फैसला लिया कि पुहार, जिस जगह का नाम यहाँ पर आ रहा है पुहार नाम था, तो पुहार को, उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और कहाँ पर चले गए, मदुराई में चले गए, जहां पर वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। ठीक है, यानी पांड्या किंग के दरबार में जो ज्वेलर था उसने उस पर इल्जाम लगाया चोरी का। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने किस तरह से प्रूफ भी कर दिया कि मतलब कोवलन जो है वो चोर है, तो पांड्या किंग की तरफ से उसको जो है सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ, उसको मौत की सजा दी गई। तो कन्नगी जो उसकी वाइफ थी वो अब भी उससे मोहब्बत करती थी, उससे प्यार करती थी, ठीक है, हु स्टिल लव्ड हिम, वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई। तो जब उसको ये बात पता चली तो वो बहुत गमगीन हुई, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख पहुंचा उसको और बहुत गुस्सा भी आया कि इस तरह का नाइंसाफी कैसे हो सकता है। तो उसने एंगर में पूरे मदुराई सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरे तमिल एपिक की, जिसका नाम है मनी मेकालाई। ठीक है, मनी मेकालाई वॉज कंपोज्ड बाय सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। तो ये भी तमिल एपिक है, इसका नाम है मनी मेकालाई। ये कंपोज किया गया किसके जरिए, सत्तानार के जरिए, कब, लगभग 1400 साल पहले। ठीक है, यानी शिलापतिकरम के 400 साल के बाद। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है मणि मेकालाई के बारे में कि दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। ठीक है, जो मर्चेंट था कोवलन और जो कोर्टेसन थी माधवी, उनकी जो बेटी हुई उससे रिलेटेड इसमें कहानी है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, these beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago। तो इसमें से बहुत सारे ब्यूटीफुल कंपोजिशंस जो थे इस तरह के, वो स्कॉलर्स मतलब स्कॉलर्स को मिले नहीं थे वो कई सदियों तक। ठीक है, टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब तक कि उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रीडिस्कवर नहीं किया गया, लगभग 100 साल पहले की बात है ये। ओके, आखिरी जो पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 11, अदर राइटर्स सच एज कालिदास रोट इन संस्कृत। इसके अलावा कुछ राइटर्स के बारे में बात हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे कालिदास, वो संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम शिलापतिकरम, हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कन्नगीज ग्रीफ। तो कोवलन और कन्नगी से रिलेटेड जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, तो जब कोवलन को सजा दे दी गई, मौत की सजा, तो जब मदुराई को बर्बाद करने के लिए वो वहां पहुंची, तो वो इस तरह से उसको बयान किया गया है कि ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट आवर योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हियर इन द डस्ट। ठीक है, मतलब वो उसकी बॉडी को देख करके बहुत कुछ बात कह रही है। ठीक है, मतलब उसकी तारीफ में कि मतलब तुम्हारी बॉडी ऐसे पड़ी है, ऐसे गर्द गुब्बार में, डस्ट में। ठीक है, तो फिर आगे ये इसमें बताया जा रहा है कि कैसे मतलब ये जगह कितनी बुरी है। ठीक है, कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है, क्या यहाँ पर भगवान नहीं है। ठीक है, इज देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स। फिर वो एक सवाल भी कर रही है कि क्या वहां पर गॉड हो भी सकता है जहां पर एक जो राजा है उसकी तलवार किसी इनोसेंट स्ट्रेंजर को मर्डर करने के लिए उठ रही हो। इज देयर नो गॉड, नो गॉड। तो इस तरह से मतलब इसमें पेश किया गया इस चीज को कि उसके ग्रीफ को, उसके गम को, है ना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए वर्स फ्रॉम द मेघदूत। ओके, here is a verse from Kalidasa's best known poem, The Meghadoot, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another। ठीक है, तो कालिदास का जो एक बेस्ट नोन पोएम है जिसका नाम है मेघदूत, उसमें क्या मेंशन किया जा रहा है कि एक मॉनसून क्लाउड को ऐसा एक मैसेंजर की तरह बताया गया है। ठीक है, यानी दो लवर्स थे, वो सेपरेट हो गए, तो एक मॉनसून क्लाउड है, वो समझ लें कि वो उन दोनों का मैसेंजर है, यानी इसकी बात वहां तक पहुंचा रहा है और उसकी बात इस तक पहुंचा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने पोएट ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि जो ब्रीज है वो किस तरह से कैरी कर रहा है क्लाउड को नॉर्थवर्ड्स की तरफ। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज touched with the fragrance of the earth swollen by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go। तो यहाँ पे अगर इसका प्योर हिंदी अगर देखा जाए, मतलब ये तो पोएम लिखने का तरीका होता है, ठीक है, तो अगर प्योर हिंदी इसका देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ओके, जैसे यहाँ पर हिंदी में ये है इस तरह से कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, फिर स्वॉलन बाय योर शावर्स इनहेल्ड डीपली बाय एलिफेंट्स,
ठीक है, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर, वाइल्ड फिग्स, ठीक है, तो जंगली गूलर को पकाने वाली एंड काउजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपन, यानी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी, जेंटली एज यू गो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, इस वर्ष में फ्रॉम द मेघदूत। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, ठीक है, इसी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, काफी सारी तादाद में हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो थे वो लिखी गई हैं, वो सर्कुलेशन में थी, अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, ठीक है, उसी वक्त में। इसको पुराणास कहा गया है, ठीक है, यानी उस वक्त से एटलीस्ट आप थोड़ा सा पहले ले लें। तो पुराणास का मतलब होता है लिटरली, अगर मीनिंग देखा जाए तो ओल्ड, जैसे हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं नॉर्मली ये कि ये पुराना है, ये नया है। तो पुराना, अगर इस ये जो आप वर्ड देखेंगे तो ये पुराना जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पुराना लिखते हैं ना तो उसमें जो ना यूज करते हैं वो नॉर्मल ना होता है, ठीक है। और इसका अगर प्योर हिंदी करें, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे पुराण, तो इसमें वो गणेश वाला ना आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पुराण की। तो पुराना का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है ओल्ड, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 4th नंबर पॉइंट में कि द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी इनमें जो कहानियां होती थी वो देवी और देवताओं के बारे में कहानियां होती थी, मिसाल के तौर पर विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। ओके, 5th पॉइंट है दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, यानी उनकी कैसे पूजा की जानी चाहिए या कैसे की जाती है, ये भी डिटेल्स उसमें होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, यानी इसके अलावा उसमें ये चीज़ें भी मेंशन होती थी कि दुनिया की जो है रचना कैसे हुई, क्रिएशन कैसे हुआ दुनिया का, ठीक है, और राजा वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है 7th पॉइंट में, द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, यानी पुराण जो था वो सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा गया था, ठीक है, जिसका मतलब था कि हर कोई इसको सुन करके समझ सकता था, यहाँ तक कि जो वुमेन थी यानी औरतें थी और शूद्रा थी जिनको वेदा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है they were probably recited in temples by priests and people came to listen to them, और शायद ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसको जो है पढ़ा जाता था प्रीस्ट के जरिए मंदिरों में और लोग आते थे और उसको सुनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, 2 संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी 2 संस्कृत एपिक्स, 2 तमिल एपिक्स के बारे में हम लोग देखा, अभी 2 संस्कृत एपिक्स की बात हो रही है, पहला है महाभारत, दूसरा रामायण, ये काफी वक्त से मतलब फेमस है, ये हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें से जो है यहाँ पर 4th जो 10th पॉइंट है यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दिस स्टोरीज, जाहिर सी बात है आप में से जितने भी बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस स्टोरी के बारे में मालूम होगा, महाभारत और रामायण के बारे में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ। जो 11th पॉइंट है, द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फाउट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वर कजिन्स, ठीक है। तो महाभारत में जो एक कहानी है वो एक जंग की कहानी, और ये जंग किन के बीच थी, ये वॉर किन के बीच थी, 2 कजिन के बीच में थी, ठीक है। एक का नाम था कौरवास और दूसरे थे पांडवास, ठीक है, यानी कौरव और पांडव के बीच की ये लड़ाई थी। तो इसमें जो बात हो रही है, दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज, ठीक है, कुरुज एक जगह था, ठीक है, वहां पर गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है, एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर, तो इसके लिए ये जंग थी। ओके, अब बात करते हैं 13th नंबर पॉइंट की, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन व्हिच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो, यानी ये कहानी तो बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन इसको लिखा गया तकरीबन 1500 साल पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ द पुराणास एंड द महाभारत आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, यानी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये दोनों ही जो है पुराण और महाभारत ये कंपाइल किया गया है व्यास के जरिए, ठीक है, व्यास एक पर्सन का नाम है। तो बोथ द पुराणास एंड द महाभारत आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। नेक्स्ट पॉइंट है, द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा भगवत गीता के बारे में, ये जो है वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत, महाभारत में ही भगवत गीता इंक्लूड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16, द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल,
ठीक है। रामायण जो है वो राम की कहानी है, जो कोसला के राजा थे, ठीक है, जिनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, वो सेंट इनटू एग्जाइल। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया रहा है कि जो राम की बीवी थी जिनका नाम था सीता, उनको किडनैप कर लिया गया था लंका के राजा के जरिए जिसका नाम था रावण, ठीक है। राम और रावण की कहानी आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी। तो लंका का राजा था रावण, तो उसके वजह से फिर राम को क्या करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी, एक बैटल लड़ना पड़ा, फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, ठीक है। तो अल्टीमेटली राम की जीत होती है और रावण जो बदमाश आदमी था वो हार जाता है, जो बदमाश बुरा राजा था वो हार जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब राम की जीत हो जाती है तो वो अयोध्या आते हैं। अब जो कोसला का कैपिटल था, द कैपिटल ऑफ कोसला, उनकी जब जीत होती है आफ्टर हिज विक्ट्री, तो वो अयोध्या लौट करके वापस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को बता रहा है कि लाइक द महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन, यानी ये भी महाभारत की ही तरह बहुत पुरानी स्टोरी है, लेकिन इसको भी काफी बाद में लिखा गया था। ओके, अब आखिरी जो पॉइंट है इसका, वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। ओके, तो वाल्मीकि को हम लोग ऐसा मतलब एक ऑथर, ऐसे ऑथर के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसने ही जो है रामायण को संस्कृत फॉर्म में लिखा था। ओके, आखिरी पॉइंट, वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, ठीक है। संस्कृत रामायण के जो ऑथर के तौर पर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं वो किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वाल्मीकि को। तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, इस टॉपिक के अंदर जितने पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, यानी आम इंसान के जरिए बोली जाने वाली जो कहानियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, सैंग, डांस्ड एंड परफॉर्म्ड प्लेज, ठीक है। जो आम इंसान होते थे वो भी कहानियां कहते थे, ठीक है, पोएम कंपोज करते थे, गाना वगैरह कंपोज करते थे या गाते थे, डांस करते थे और प्ले परफॉर्म करते थे। सेकेंड जो पॉइंट है कि सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जताकास एंड द पंचतंत्र व्हिच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, ठीक है। उनमें से कुछ को जो है प्रिजर्व किया गया है एक कलेक्शन में, स्टोरी के कलेक्शन में, जिसका जैसे कि जताकास हो गया या फिर पंचतंत्र हो गया, ठीक है, जिसको इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया था, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जिस टाइम पीरियड का हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, स्टोरीज फ्रॉम द जताकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता, यानी जताका की स्टोरी हम लोग अक्सर जो है स्तूपा, जैसे सांची का स्तूपा हम लोगों ने देखा था, तो स्तूपा के रेलिंग पे, ठीक है, जो प्रदक्षिण पाथ था उसके चारों तरफ रेलिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो रेलिंग्स पर भी लिखा हुआ हम लोगों ने देखा। उसके अलावा अजंता जैसे जगहों पर भी पेंटिंग्स के जरिए हमें वो स्टोरी को देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह की एक स्टोरी हम लोग अभी देखेंगे। हियर इज वन सच स्टोरी, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चलिए ये देखते हैं, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक वक्त की बात है ना कि एक बहुत ही बेहतरीन मंकी किंग रहता है, यानी बंदरों का राजा, क्लियर। तो वो कहाँ रहता है, वो हिमालय के पास जो गंगा बहरी होती है वहां पर वो रहता है अपने 80,000 फॉलोवर के साथ, ठीक है। और वो एक फल पे वो लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत ही स्पेशल मैंगो ट्री होता है वो, एक आम का बहुत ही बेहतरीन फल जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है, विच वर वेरी स्वीट, बहुत ही डिलीशियस होता था वो, बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह का जो आम था ना, वो नॉर्मली प्लेन्स पर, जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो प्लेन्स, प्लाच्यू, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे, ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स हैं। तो प्लेन्स पर ये इस तरह के मैंगो ट्री उगना मतलब पॉसिबल नहीं था, कि कहीं पे मिला नहीं था वो इस तरह का। तो एक वक्त की बात है कि एक आम गिर गया और नदी में बहते हुए वो अपने रास्ता ढूंढते ढूंढते वो चला गया वाराणसी। आखिर पानी तो बह रहा ना, पानी तो ठहरा नहीं है, तो वो पानी के साथ बहते बहते वाराणसी चला गया। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट, तो वहां पर एक राजा जो था शहर का, वो नहा रहा था, तो उसको जब वो आम मिला तो बोला चलो ठीक है टेस्ट करते हैं इसको। तो वो जब उसको टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उसने अपने लोगों को भेजा कि जाओ पता करो कि ये जो आम जहाँ से आया है इसका पेड़ कहाँ पे है और ये किस जगह से आया है। तो काफी ढूंढने के बाद जब मालूम चला तो राजा भी गया साथ में, ठीक है। तो उस वक्त फिर राजा ने ये देखा, एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। तो जब राजा ने देखा कि यार मंकी लोग भी उसको, बंदर लोग भी उसको खा रहा है, तो उसने फैसला किया कि इन सबको मार दो।
तो किसी तरह से द किंग ऑफ द मंकीज वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। तो किसी तरह से जो मंकियों का, जो बंदरों का जो राजा था, उसने एक प्लान सेट किया अपने सारे फॉलोअर्स को बचाने के लिए। उसने क्या किया, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये रिवर है इस तरफ से उस तरफ, तो अक्रॉस द रिवर एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर। ठीक है, उसने ब्रिज बनाया और एक तरफ से जाकर के पकड़ लिया और उसके बाद अपने फॉलोअर्स को कहा कि तुम लोग पार हो जाओ। तो इस एफर्ट से, इस मेहनत से वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था कि वो फिर गिर गया और इस तरह से उसकी जान चली गई। ओके, तो ये सारी चीजें राजा भी देख रहा था, तो राजा को बहुत बुरा लगा। द ह्यूमन किंग मतलब जो राजा था, ठीक है, उसको ये चीज देख कर बहुत बुरा लगा कि जो बंदरों का राजा था वो इतना बेहतरीन एफर्ट किया अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से फिर जो बंदर जमीन पर मतलब पानी में जो गिर गया, ठीक है, जो मंकियों का राजा था, उसको बचाने की जो है कोशिश भी की गई ह्यूमन किंग के जरिए। Tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. तो लेकिन आखिर तक कोशिश के बावजूद भी जब वो बच नहीं पाया, मर गया, तो राजा ने उसको पूरी इज्जत के साथ मतलब उसका कफन दफन किया। ठीक है, तो this story is shown on a piece of sculpture found from a stupa and Bharhat in central India. Can you identify which parts of the story are shown in the sculpture? तो यहाँ पर आपको मैं एक स्कल्पचर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये स्कल्पचर है, इसको मैं थोड़ा और ना बड़ा करता हूँ। स्टोरी सुनने के बाद कुछ तो आइडिया मिला होगा ना, राइट? चलिए, तो द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। अभी यहाँ से शुरू करते हैं न्यू टॉपिक, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। ठीक है, यानी साइंस के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत देखेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये वो वक्त था जब आर्यभट्ट, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने रात और दिन किस वजह से होती है, ठीक है, कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अर्थ जो प्लैनेट है उसके अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से रात और दिन होती है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि सूरज मतलब निकल रहा है एक तरफ से और डूब रहा दूसरी तरफ, लेकिन असल में ये ऐसा इसलिए होता है रात और दिन क्योंकि अर्थ प्लैनेट अपने एक्सिस पर घूम रही होती है। ठीक है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल एक सिंपल सी चीज इसको समझनी है। ओके, चलिए, थर्ड पॉइंट है ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस एज वेल, और उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेवलप किया इक्लिप्सेस की वजह से, जो ग्रहण वगैरह होता है उससे रिलेटेड। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है he also found a way of calculating the circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. उन्होंने एक तरीका ये भी पता किया कि किस तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को पता किया जाए। ठीक है, और एक रास्ता उन्होंने निकाला कैलकुलेट करने का कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो कि आज के वक्त हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो लगभग उसके बराबर ही है। ठीक है, ओके, फिफ्थ पॉइंट है वराहमिहिर, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. Okay? यानी वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, ये जो हैं ये भी मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे जिन्होंने काफी सारी जो है कई तरह की डिस्कवरीज की थी। ओके, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जीरो के बारे में है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है कि जबकि न्यूमेरल्स जो है काफी वक्त से यूज हो रहा था, तो मैथमेटिशियंस जो थे, जो गणितज्ञ थे इंडिया के, भारत के मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने एक स्पेशल सिंबल डेवलप किया जीरो के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप, और ये जो काउंटिंग का सिस्टम है ये अरब के जरिए पहले अडॉप्ट किया गया और फिर यूरोप में फैल गया। थर्ड पॉइंट है इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अभी तक ये जो है पूरे दुनिया में कंटिन्यू यूज हो रहा है। चलें, तो ये है एक टॉपिक आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो आयुर्वेदा के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का। ठीक है, जिसको डेवलप हुआ था तकरीबन, मतलब अंदाजा लगाया था कि प्राचीन भारत में ही, एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दो बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा का जिक्र है जो प्राचीन भारत में थे। पहला नाम है चरक, दूसरा नाम है सुश्रुत। तो चरक के बारे में जो यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है वो तकरीबन 1st and 2nd सेंचुरी सीई। ठीक है, और सुश्रुत के बारे में 4th सेंचुरी सीई है, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि स्मॉल सी लिख के डॉट है, इसका मतलब
होता है सिरका, दैट मीन्स कि कंफर्म नहीं है ये, मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो दो फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया, पहला चरक, दूसरा सुश्रुत। ओके, तो चरक संहिता ये चरक ने लिखा था, जो कि एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन के ऊपर। और उसके बाद जो है इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुत संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट एलाबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी सुश्रुता ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम रखा सुश्रुता संहिता, और इसमें उन्होंने बात की है सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में एलाबोरेट करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एल्सवेयर की। एल्सवेयर में हम लोग बात करेंगे अबाउट इन्वेंशन ऑफ पेपर। ठीक है, जो कागज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसके इन्वेंशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जो इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो है आज के वक्त में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ्स। सेकेंड पॉइंट है कि जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं वो पेपर पे, कागज़ पर प्रिंट होती हैं। ठीक है, और वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग, और हम लोग कागज़ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए भी। ठीक है, पेन और पेंसिल से जिस चीज़ पर लिखते हैं वो कागज़ ही तो होता है। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट है पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो बाय अ मैन नेम्ड काइलुन। ठीक है, यानी एक जो है इंसान था जिसका नाम था काइलुन, लगभग 1900 साल पहले चाइना में डेवलप हुआ था। चाइना में ये इन्वेंट किया गया था पेपर। वो क्या करता था, ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लोथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, सोक्ड दीज इन वाटर एंड देन प्रेस्ड, ड्रेन्ड एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर। यानी जो फाइबर्स होते थे प्लांट के, ठीक है, उसके अलावा पुराने फटे कपड़े, रस्सी वगैरह, फिर ट्रीज के बार्क वगैरह यानी पेड़ का जो छाली होता है, और उसको पानी में भिगो के रख देता था, और उसके बाद उसको प्रेस करता था, सुखा देता था, और जब वो पूरी तरह से ड्रेन होकर के ड्राई होता था तो उसके बाद वो पल्प जो था वो पेपर उससे बनता था। एंड ड्राइड द पल्प, तो पल्प को जब ड्राई होने दिया, सूख गया, तब उससे पेपर क्रिएट होता था। तो इनफैक्ट अगर हाथ से पेपर बनाने की बात हो तो आज के वक्त में भी सिमिलर प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वाज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी, यानी पेपर बनाने की जो टेक्निक थी ना, ये कई सदियों तक बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्रेट रही है, रहस्य के तौर पे था, किसी को मालूम नहीं था। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सबसे पहले कोरिया पहुंचा 1400 साल पहले, और उसके बाद वहाँ से जापान पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो, लेकिन बगदाद में जो है इसकी जानकारी थी तकरीबन 1800 साल पहले ही। ओके, तो नाइन्थ पॉइंट है फ्रॉम बगदाद इट इज स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट, यानी बगदाद से फिर ये कहाँ स्प्रेड हुआ, कहाँ फैला, यूरोप में फैला, अफ्रीका में, और एशिया के दूसरे पार्ट में इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स अवर इंडिया। ठीक है, यहाँ पर भी ये फैल गया, मतलब चीज़ों की जानकारी फिर हो गई लोगों को। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये इस क्लास 6 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 नॉर्मली पूरा फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, अ क्विक लुक एट डेट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 तक इस एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री में जितने भी चीज़ों को पढ़ा है उसके एक डेट्स को एक रिव्यू करेंगे, मतलब एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। ओके, थ्रू आउट द बुक वी हैव यूज्ड अप्रॉक्सीमेट डेट्स, तो थ्रू आउट द बुक बोला है यहाँ पे, थ्रू आउट द चैप्टर नहीं बोला है। तो ऐसा आप ना समझे कि इसको मैं चैप्टर 11 में बता रहा हूँ तो ये चैप्टर 11 का नहीं, ये पूरी किताब का है, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्योंकि ये इस क्लास का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया थ्रू आउट द बुक वी हैव यूज्ड अप्रॉक्सीमेट डेट्स। अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि हाँ, मतलब लगभग में, ठीक है, तकरीबन। To give you a rough idea of when events processes took place using the year 2000 as our starting point. ठीक है, generally the letter C which stands for the Latin word circa meaning approximate is used for such dates. तो हम लोगों ने इस बुक में जो डेट्स यूज किए हैं तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट 2000 को रखा है, और जहाँ पर हमें डाउट है कि मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है या फिर अप्रॉक्सीमेट की बात करनी होती है तो वहाँ पे हम एक स्मॉल लेटर C और फिर डॉट यूज करते हैं, जो लैटिन वर्ड है सिरका, उसका शॉर्ट फॉर्म है। You will find dates written differently in other books that you may use. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डेट्स हैं अलग अलग तरह से लिखे गए हैं बुक्स में, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। जो फर्स्ट इसमें बताया जा रहा है पॉइंट, फॉर इंस्टेंस फॉर द पैलियोलिथिक पीरियड, चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने देखा था, डेट्स में बी मेंशन इन टर्म्स ऑफ MYA, दैट मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो पैलियोलिथिक पीरियड हम लोगों ने पढ़ा ना चैप्टर नंबर 2 में, तो उसमें जो डेट के साथ न्यूमेरिकल्स डेट था, फिर MYA था, तो इसका मतलब मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, ओके, एंड हर्डिंग एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ को भी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। डेट्स टू सिरका 6000 BC। ओके, तो सिरका का मतलब यहाँ पे हो गया कि अप्रॉक्सीमेशन है, कंफर्म नहीं। ओके, चलें
फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि द हड़प्पन सिटीज फ्लोरिश्ड बिटवीन circa 2700 एंड 1900 BCE। दैट मीन्स कि जो हड़प्पन सिटी है वो फ्लोरिश्ड किया कब, 2700 से 1900 बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो यहाँ पर सी यानी सिरका इसलिए मेंशन है क्योंकि ये तकरीबन में है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऋग्वेदा was composed between circa 1500 and 1000 BCE, यानी जो ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ वो तकरीबन 1500 साल BCE बिफोर कृष्ण एरा और 1000 बिफोर कृष्ण एरा के दरमियान हुआ। तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी इसलिए सिरका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, स्मॉल सी एंड डॉट। नेक्स्ट है महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास एंड सिटीज डेवलप्ड इन द गंगा वैली एंड न्यू आइडियाज एसोसिएटेड विद द उपनिषद्स, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड circa 500 BCE। ओके, यानी महाजनपदास और उसके शहरों से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई गंगा वैली में, और जो न्यू आइडियाज जो डेवलप हुए उपनिषद से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये कब हुए, तकरीबन बिफोर कृष्ण एरा, 500 बिफोर कृष्ण एरा, बट ये सिरका में है। दैट मीन्स CIRCA सिरका, यानी ये अप्रोक्सीमेशन में है, ओके, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये। ओके, आगे है अलेक्जेंडर से रिलेटेड। अलेक्जेंडर इन्वेटेड द नॉर्थ वेस्ट circa 327-325 BCE, यानी अलेक्जेंडर ने जो इन्वेट किया नॉर्थ वेस्ट को, तो वो डेट था तकरीबन अप्रोक्सीमेशन में है 327 से 325 BCE का वो डेट था। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम किंग circa 321 BCE। ओके, अशोका रूल्ड बिटवीन circa 272/268, यानी और में है ये, तो ये भी अप्रोक्सीमेशन में है, 231 BCE। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, द कंपोजिशन ऑफ द संगम टेक्स्ट, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द संगम टेक्स्ट, ये कब की बात है, circa 300 BCE to 300 CE, यानी 300 बिफोर कृष्ण एरा से 300 कृष्ण एरा के बीच संगम टेक्स्ट का कंपोजिशन हुआ था, लेकिन ये भी सी मेंशन है, दैट मीन्स सिरका, यानी ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर है द रीन ऑफ कनिष्का circa 78 to 100 CE। Then had the establishment of the Gupta Empire circa 320 CE. Then the compilation of the Jain text at the council at Vallabhi circa 512/521 CE. Okay. Then had the rule of the Harshvardhana 606 to 647 Christian era. Xuanzang comes to India 630 to 643 CE. इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। The rule of Pulakeshin II 609 to 642 BCE. Okay. तो ये चीज़ें हम लोगों ने कवर की, और यहाँ पर देखते हैं इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल द डेट फ्रॉम व्हेन अशोका बिगैन टू रूल, यू मे फाइंड दैट मोर देन वन डेट इज शोन, यानी जब जो है ऐसा मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब अशोका का जो शासन शुरू हुआ उसके बाद जो है आपको एक से ज़्यादा डेट देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस आपस में उनकी बन नहीं रही है, मतलब वो थोड़ा एक दूसरे पर ये कर रहे हैं कि नहीं ये वाला डेट गलत है या ये वाला डेट सही है। ओके, दिस इज बिकॉज हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू अग्री ऑन विच इज द करेक्ट डेट, वो अग्री नहीं कर पा रहे। डेट्स विद क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम इंडिकेट दैट दीज आर अनसर्टेन, यानी अगर कहीं आप डेट देखते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है किनारे पे लिखा हुआ, मतलब वो क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है अगर, दैट मीन्स कि वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 कवर कर लिया, और इसके साथ साथ क्लास 6 की पूरी NCERT जो है सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो आपको। अब आपके ऊपर है कि आप थोड़ा सा रिवीजन करें मन लगा करके, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो अगले क्लास वाले पढ़ाई शुरू होने के बाद भूल ना जाएं, ठीक है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी क्लास 7 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 1 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद,